बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और आइए प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी उसूलों के हवाले से आपको कुछ मुफीद मालूमात बताया करते हैं, तो आइए चल के वो देखते हैं। साइनस इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो नाक और हलक के रास्ते में जलन और सोजिश पैदा करता है। इसकी अलामात कुछ ऐसी हैं: शदीद सिर का दर्द और बुखार, नाक का बंद हो जाना, नाक और हलक में बेचैनी और तकलीफ, आंखों का खुजाना, चेहरे पर खुजाना, आंखों का जलन से सुर्ख हो जाना, पेट में गर्मी की शिकायत रहना। इसके असबाब में गैर कुदरती ग़िज़ाएं, मशरूब, माहौल और दवाइयों की वजह से ये मर्ज लाहक होता है। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गाय के घी को अगर नाक में डाला जाए तो इसका बहुत फायदा है। जी दोस्तों, जिस तरह सेहतमंद रहना सबको पसंद होता है ना, इसी तरह अच्छा दिखना भी सबको पसंद होता है। और हर दौर में अच्छे दिखने के अंदाज जो हैं वो बदलते रहते हैं, बट ये चीज़ कॉमन रहती है कि सबको अच्छा दिखना होता है। कभी हम अगर अपने पहनावे के हवाले से या बालों के हवाले से भी देखें तो कभी किसी दौर में बालों के फैशन कुछ और थे, और उसके मतलब उस वक्त जैसे अगर मैं अपने बड़ों की पेरेंट्स की पिक्चर्स देखूं तो उसमें वो बाल जो हैं यहाँ से बड़े हुआ करते थे। वहीद मुराद साहब वाला जो दौर था, उस वक्त पहनना जो है वो जो पैंट्स का स्टाइल है वो डिफरेंट हुआ करता था, शलवार कमीज़ का स्टाइल डिफरेंट हुआ करता था। उस वक्त वो पहन के लोग खूबसूरत दिखते थे। आज अगर वो चीज़ पहनी जाए तो शायद उस तरह मतलब इतनी भली ना लगे। तो इसी तरह हर दौर में अंदाज बदलते जाते हैं, और अंदाज बदलते हैं आपको खूबसूरत दिखने के जो है मज़ीद मौक़े मिलते जाते हैं। तो नया दौर, इस दौर में फ़ैशन क्या है, इस दौर में किस तरह हम जो है वो अच्छा दिख सकते हैं, और क्या अच्छा दिखना सिर्फ ख़वातीन का ही हक़ है या मर्द हज़रात भी जो है वो फ़ैशन पे उतना ही भरोसा करते हैं आज के दौर में। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो हमने अपने प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में करने हैं। और मेरे साथ एक फ्रेश और यंग फ़ैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ हैं महनूर ताहिर। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि फ़ैशन में आना आपका अपना शौक़ था या घर वालों ने उस तरह प्रेशराइज़ किया कि नहीं आपने बड़े होकर फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनना है, जिस तरह लोग डॉक्टर बनाते हैं बच्चों को? मुझे नहीं लगता कि फ़ैशन में आने के लिए कोई प्रेशराइज़ करता है किसी को। वो अपनी ही मतलब मैंने इंटर किया होम इकोनॉमिक्स से, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मुझे वहाँ पे डॉक्टर इन न्यूट्रिशन में लेना था, जो एक टाइम पे आके मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ दिखी उस फील्ड में। तो इंटर के अंदर ही मैंने, क्योंकि होम इकोनॉमिक्स किया था तो सिलाई हम लोग का कंपलसरी था, तो स्टिचिंग मैंने सीख ली थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा। हमारे घर में किसी को भी स्टिचिंग नहीं आती, और सीख लिया आपने? मैंने सीख ली। वो तो कोर्स पास करना था, तो जब वो सीखी बहुत ही अच्छे नंबर से स्टिचिंग मैंने मतलब सब्जेक्ट क्लियर किया, तो मैंने कहा कि अब न्यूट्रिशन में से तो जा नहीं सकते। और काफ़ी रोना धोना हुआ कि एक मतलब सीन ऑफ हो गया वो वाला। अच्छा, घर वाले रोकते हैं वैसे फैशन डिजाइनिंग से? नॉर्मली आई गेस इतने इनकरेज नहीं करते पेरेंट्स के कोई भी लड़की फैशन में जाए या कोई भी लड़का फैशन में जाए, मगर अब मैंने कहा कि मैं 1 साल का डिप्लोमा कर लेती हूँ कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, कि एक चीज़ में मैं अगर डिग्री करने वाली हूँ तो मैं पहले देख लूँ कि मतलब मतलब मैं इसके लिए हूँ उस फील्ड के। हाँ, सही है। तो मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक डिप्लोमा किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि बस मैं इसी के लिए बनी हूँ। उसमें ही मेरा पहला फैशन शो गारमेंट मैंने बनाया, और उसमें ही मेरा फर्स्ट मतलब उस गारमेंट को ही शो स्टॉपर गारमेंट बनाया गया था। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, ये पता चल जाए ना कि आप की असल फील्ड है क्या, या आपने काम कहाँ करना है, या आप किस काम के लिए बने हुए हैं, तो आपकी तकरीबन आधी से ज़्यादा टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। आपको पता होता है, फोकस हो जाते हैं आपको क्या करना है। खैर, फ़ैशन के बारे में मुझे बताएं कि फ़ैशन खुद भी करना आपको पसंद है,
तो आप क्या समझती हैं कि ये सिर्फ ख़वातीन को ही फैशन करना चाहिए या फैशन वेयर जो है वो मर्दों का भी हक है इस पर कोई? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है सबको सब मतलब फैशन एक सेंस ऑफ वेयर है, कि एक मैनर है कि आप किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेट। तो अब आजकल तो बच्चों के भी बहुत ही ज़बरदस्त फैशन होने लगे हैं, मतलब जिस तरह एक एडल्ट ड्रेस करता है उस तरह एग्जैक्टली सेम अब बच्चे भी ड्रेसअप कर रहे हैं। तो आई गेस सबका हक है। बेबीज की भी मैचिंग हो रही होती हैं, पैदा होने से पहले ही बच्चों के कपड़े मैचिंग में आ जाते हैं कि इसकी मैचिंग। तो आई गेस फैशन हर जगह, ये हर किसी को करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए। अच्छा, कुछ फैशन ऐसे होते हैं कि मतलब जो सबको अच्छे लगते हैं और कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो कि हमारे बुजुर्गों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जैसे मैं एक नया जब ये फटी हुई जीन्स का फैशन आया तो मैं तो वो जीन्स नहीं लेके घर पहुंचा तो अम्मी ने तो डांटा। जो नानी है उनको बहुत बुरा लगा। मेरी नानी ने मुझे कहा कि ये क्या तुम फटी जीन्स लेके आ गए, इतने पैसे दे, पागल हो तुम? ओके। सबसे एक्सपेंसिव वही जीन्स होती है ना? हाँ। तो खैर, तो आजकल का जो फैशन है उसको और तो पहले के दौर के फैशन को आप किस तरह देखती हैं? आई गेस के विद टाइम एक व्हील है, फैशन व्हील है कि एक टाइम आता है कि बिल्कुल मॉडर्न फैशन आ जाता है, मगर फिर वो बहुत टाइम तक नहीं चलता, फिर वापस टर्न आता है सोबरिटी की तरह। अच्छा। डिसेंट फैशन वापस आता है। तो मुझे लगता है कि ये व्हील है जो ऊपर नीचे चलता है। तभी देखिए वापस पुराने ज़माने के फैशन आ रहा है। पुराने ज़माने में जो बेल बॉटम जीन्स थी जी, और मतलब जिस तरह हमारे डबल प्रेस कोट्स, एग्जैक्टली जो पुराने ज़माने के हमारे एक्टर्स जिस तरह ड्रेसिंग करते थे वो वापस आ रहा है। रेट्रो वापस आ रहा है, उसको रेट्रो विंटेज कहते हैं। रेट्रो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो रेट्रो फैशन देख के मुझे कभी कभी लगता है कि मैं काश कोई 20-30 साल पहले क्यों नहीं पैदा हुआ। हमारे पेरेंट्स हमें रोक रहे थे, खुद अपने टाइम पे बहुत फैशनेबल रह चुके हैं वो लोग। जी, मुझे भी यही लगता है। अच्छा, फैशन वेयर के लिए आपको किसी इवेंट का वेट करना होता है या मतलब कोई शादी ब्याह सालगिरह कुछ पार्टी, या फिर फैशन वेयर जो है वो आपका लाइफस्टाइल है, हर वक्त आपको पहनना है? ये इसको आप कैसे देखती हैं इस बात को? आई गेस इंसान को सबसे पहले उठ के अपने आप को ही दुरुस्त करना चाहिए। सर आप कमरा साफ करते हैं, सब कुछ सेट करते हैं, मतलब वो फैशन है। आपको खड़े होकर अपने आप को सेट करना है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इंसान उठे, बाहर निकले, लोगों से मिले तो वो नॉर्मल पजामों जी मतलब जो घर में जो पहन के सो रहा होता है उसमें तो नहीं जा सकता। बात सही तो है। वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब आप अपने सिर्फ अपने बाल भी सेट करते हैं या अपने मतलब मेकअप करते हैं या कहते हैं कि आज ये जीन्स अच्छी नहीं लग रही, वहीं से आपका स्टार्ट होता है सेंस ऑफ फैशन। मुझे लगता है एवरीबडी इज बोर्न विद इट कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, और विद टाइम आपकी बस सोच इवॉल्व होती रहती है। अच्छा, वैसे घर में पहनने और सोने के लिए भी जो कपड़े होते हैं मुझे तो लगता है वो भी फैशनेबल होने चाहिए। अपने लिए भी तो कोई अच्छे कपड़े फैशनेबल होने चाहिए। बिल्कुल, अब तो हर चीज़ में वैरायटी आ गई है। आप चीज़ पिक कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है तो ये, और मतलब नाइट वेयर की भी बहुत बहुत बड़ी वैरायटीज आ गई हैं। तो बहुत ऑप्शन है इस चीज़ के लिए, बहुत ऑप्शन है। तो मर्द हजरात जो हैं, स्पेशली जो शादीशुदा हजरात हैं, वो बड़ा डिस्करेज करते हैं फैशन की ये नई महंगी प्रोडक्ट्स को। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी जेब से जा रहा होता है इसलिए भी, और मेनली इसलिए कि उनको लगता है कि वॉलेट में दर्द होगा, है ना? बीवी को बोला कि इसमें अच्छी लग रही है कि वॉलेट में दर्द हो जाएगा। और अच्छी भी तभी लगती है कि यार आज तुम अच्छी लग रही हो, जब कुछ दिलाते हैं उनको। हाँ, जब वो खुद फैशनेबल होती हैं, अच्छी लग रही हो आज तुम। अच्छा, ठीक है। तो जो अभी फैशन है वो मेनली आपको मतलब स्कूल वगैरह के बाद जैसे प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो तब आपको अलग अलग टाइप्स उसकी पता चलती हैं कि यस आपको अगर जॉब ऑफिस में आपको इस किस्म के जो है वो कपड़े पहनने हैं तो वो बाजार से आप सिर्फ चुनते हैं या कुछ डिजाइनर्स उसे स्पेशली डिजाइन भी करते हैं आपके लिए? मतलब वर्किंग लेडीज के लिए जो वो तो एक्चुअली पहले ऐसा दौर नहीं था कि लेडीज़ इस तरह ड्रेसिंग करें, और मतलब अब तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि इक्वलिटी पे आ गया, थोड़ा फेमिनिज्म भी आ गया, अल्लाह का शुक्र कि लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों मतलब दे बोथ कैन वर्क। तो लड़कियों ने कहा जब हम वर्क कर सकते हैं आई कैन नॉट बी ड्रेस सोफिस्टिकेटेड। ऑफिस में ज़रूरी नहीं है कि इंसान मतलब आप लोग की अपनी मर्जी है, अगर कोई चाह रहा है कि मैं कोट सूट पहन के जाऊँ ऑफिस तो उसमें हर्ज क्या है? मतलब एक जिसका यूनिफॉर्म होता है स्कूल के लिए, वो उनका यूनिफॉर्म है ऑफिस वेयर के लिए, ऑफिस के लिए। तो ये भी एक अच्छी मार्केट है, बड़ी मार्केट है। बिल्कुल।
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं लेडीज़ जो हैं, तो आई गेस इफ यू वांट टू बी टेकन सीरियसली यू टू वेयर अ सूट। ठीक है, अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वक्फे से वापस आएंगे तो आपने ये बताना है कि अच्छा लगना कितना ज़रूरी है और हम किस तरह ज़्यादा अच्छा लग सकते हैं। ठीक है, एक वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं फ़ैशन के हवाले से कि फ़ैशन कितना ज़रूरी है और किस तरह हम भी फ़ैशन कर सकते हैं। आज इससे मुतल्लिक बात हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं एक फ्रेश फ़ैशन डिज़ाइनर महानूर ताहिर। तो महानूर, आप ये बताइए कि अच्छा लगना कितना ज़रूरी है और फ़ैशन उसमें हमें हमारे मतलब किस तरह हमें हेल्प कर सकता है? फैशन बहुत चीज़ों को हमारी बूस्ट कर सकता है। मतलब अगर हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, हमारे राइट ड्रेसिंग से बहुत सही इम्पैक्ट पड़ता है मीटिंग्स पे। और अगर हम मतलब घर में हैं और मतलब राइट ड्रेसिंग कर रहे हैं तो लोगों को हम अच्छे लगेंगे ज़रूर। मतलब अगर आप पजामा और मतलब रात के नाइट सूट पहन के अगर आप किसी से बात करें, वो इंसान को इतनी इफेक्ट नहीं करेगी निस्बतन अगर अच्छे से ड्रेस होकर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, भाई ये सी रहे हैं, तो वो ज़्यादा मतलब अटेंशन देगा आपको। आपकी ड्रेसिंग से आपको बहुत टेंशन मिलती है, ये है ज़रूर। एग्जैक्टली मतलब अगर कोई मार्केटिंग का अगर कोई एक शख्स आता है आपके पास, कोई आपको कन्विंस कर रहा है किसी बात पे, तो उसने अगर टी शर्ट और जीन्स या शलवार कमीज पहनी हुई है तो शायद वो आपको इतना ज़्यादा वो कन्विंस ना कर सके। हाँ, मगर अगर वो अच्छी शूटिंग में और आपको अच्छे अंदाज से कोई चीज़ बता रहा है तो आप कन्विंस हो जाते हैं जल्दी। हाँ, है ना? तो हर जगह का हर टाइप के अलग किस्म के कपड़े होते हैं। एक्चुअली बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि राइट ड्रेसिंग एट द राइट टाइम। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बिल्कुल ही मतलब देखते नहीं है कि वो इवेंट कैसा है या वो वक्त कैसा है या माहौल कैसा है। जैसे अगर किसी का कहीं फ्यूनरल है, उसमें आप चमकीले कपड़े तो पहन के नहीं जा सकते। हाँ, सही है। तो अगर कोई जाता भी है तो आप उसको देखते हैं कि फ्यूनरल है, तो हर चीज़ का एक माहौल होता है। आप अगर देख रहे हैं कि कोई इवेंट है, किस तरह का इवेंट है, हाँ, तो हर चीज़ को आपको सोच समझ के आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ तो मैं इस इवेंट में इसलिए जा रही हूँ। मतलब लोग समटाइम्स विदाउट थिंकिंग ड्रेसिंग करके चले जाते हैं, तो वो नहीं क्या करें प्लीज। अच्छा, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फैशन डिज़ाइनिंग तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसमें सब ने अपने अपने एरियाज़ चुने हुए हैं। कुछ जो हैं वो अगर ख़वातीन के हवाले से बात किया जाए तो कुछ सिर्फ मतलब ब्राइडल वेयर जो है वो बनाती हैं, कुछ जो है पार्टी वेयर बनाते हैं, कुछ कैजुअल वेयर बनाते हैं, कुछ अपना नाइट वेयर बनाते हैं। तो आपने मतलब कौन सा एरिया जो है इसमें चुना कि मुझे इसमें काम करना है, इस सेक्टर में मुझे काम करना है? एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर फ्यूजन पे काम करूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आप ईस्टर्न नहीं जा सकते और मतलब वेस्टर्न तो नहीं चलता, ईस्टर्न तो चलता ही है। हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसा कोई गारमेंट बने जिसमें बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रॉस ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। हमारी अपनी तहजीब, हमारी जो अपनी सारी रवायात हैं वो भी बरकरार रहें और हम कंफर्टेबल भी रहे वो। मैंने देखा कुछ गारमेंट्स लोग इस तरह पहनते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है उसके अंदर। हाँ, तो अगर आप तंग कपड़े, बिल्कुल बिजनेस के हिसाब से ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए इसमें लोग कंफर्टेबल हो और अच्छे भी लगे। अच्छा, ओके। तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े लोगों को कि मतलब मेकअप भी कर रहे हैं। अगर ऐसे गारमेंट्स हो कि वो मतलब आप देखते लगे कि इतनी मेहनत नहीं की इसने अपने ऊपर, वरना लोग बहुत कुछ करते हैं अपने ऊपर अच्छे लगने के लिए। सही। तो जो आपके बनाए हुए कपड़े हैं, आप समझती हैं कि उनको किसी भी वक्त पहना जा सकता है या वो ख़ास आपको काम वाम के दौरान पहनने चाहिए, या ये जो भी आपका एरिया है, सेक्टर फ्यूजन आप कर रही हैं, इनको कब यूज़ करना चाहिए कपड़ों को? आई गेस ये मैंने जो गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं वो इसलिए है कि आप उठ के कभी भी जैसे अचानक से कॉल आ जाती है फ्रेंड की कि कैफ़े आ जाओ या यहाँ आ जाओ, आप पहन के जा सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। टू गो वेयर है, रेडी टू वेयर है।
ठीक तो है। आपकी मर्जी, या किसी बर्थडे पार्टी में पहन सकते हैं। आजकल तो मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा ब्राइडल पे ना जाऊँ, ज़्यादा भरे हुई स्टफ़, तो मैं ठीक है। बेसिक्स पे रही हूँ। ठीक है। तो इस ईयर मैंने सोचा कि कुछ बेसिक होना चाहिए, कट्स भी बेसिक होने चाहिए, बेसिक येट स्टाइलिश। सही। अच्छा, एज ग्रुप भी मैटर करता है क्या? फैशन अगर आपने करना है, आप कोई फैशन वेयर लेना चाह रहे हैं तो अपनी एज को भी देखना होता है, वरना जैसे फ़र्ज़ करें मुझे फवाद खान बड़े पसंद है तो फवाद खान को चीज़ सूट करती है और मैंने भी वही चीज़ पहन ली और मैं कहूँ कि जनाब मुझे तो ये सूट ही नहीं कर रही है इतना, ये फवाद खान कितने अच्छे लग रहे थे, ये चीज़ सही नहीं है। नहीं, एक्चुअली सीरियस होता है कि हम खुद अपने आप को जब मिरर में बहुत टाइम तक देखते हैं, हम खुद जानते हैं हम पे क्या अच्छा लगता है। मतलब आई डोंट थिंक एज मैटर्स। हर एज में इंसान को अपने आप को एलिगेंट और सोच समझ के पहनना चाहिए। तो कहते हैं ना एवरग्रीन है आप। कुछ लोग होते हैं तो क्योंकि उनको सेंस होता है कि क्या चीज़ मुझ पर अच्छी लग सकती है और क्या नहीं लगती, तो वो बॉडी टाइप और कॉम्प्लेक्शन बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा, एज डिज़ाइनर जब आप किसी क्लाइंट के लिए, किसी के लिए कोई डिज़ाइन कर रही होती हैं तो उसका मतलब अगर फ़र्ज़ करो हेल्दी है या उसका मतलब एक उस तरह का मैनिक्विन की तरह जो है ना उसकी बॉडी नहीं है, तो वो थोड़ी मुश्किल होती है उसके लिए डिज़ाइन करने में? एक्चुअली जो मैंने गारमेंट्स बनाए वो स्पेशली इस सेंस को रखते हुए बनाए कि हर बॉडी टाइप पे ये अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंडेबल बात है कि एक तो लॉकडाउन चल रहा था, हम घर पे बैठे रहे, खाना खाते रहे, सोते हुए भी खाना खाते रहे हर टाइम पे, तो हम लोग की वो अब फिगर नहीं रही। और मैनिक्विन फिगर तो आई गेस नॉर्मल पीपल जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जो सुबह उठ के जिनको भेजना होता है बच्चों को स्कूल्स, और हम लोग अपनी बॉडी पे इतना नहीं कर पाते, हमें करना चाहिए मगर नहीं कर पाते। तो अब क्या, अगर आप नहीं कर पाते, आपका वेट ज़्यादा, क्या आप अच्छे नहीं लगेंगे? ऐसे तो कोई सीन नहीं है। अच्छा, तो तब आते हैं डिज़ाइनर्स, आपको कहते हैं कि ओके आपके जो ऐब बे ऐब हो गए हम लोग, तो बिल्कुल हर शेप को अपना मतलब आपको अच्छा लगना है। यू हैव टू लुक गुड फॉर योर सेल्फ, दुनिया के लिए नहीं, यू हैव टू लुक गुड फॉर योर सेल्फ। तो जब आप अपने आप को देखेंगे आप अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब आप ऑटोमेटिकली जनरेट ऐसी एनर्जी करेंगे कि पीपल विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। तो क्योंकि फिर इंसान खुद अच्छा नहीं लगेगा तो फील भी अच्छा नहीं कर रहा, तो उसको पता होता है कि मैं अच्छा नहीं तो जब इंसान, मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन मतलब मेरा मूड अच्छा होता है मैं उस दिन बहुत अच्छे से ड्रेस होकर के जाती हूँ और बहुत अच्छा दिन गुजरता है। जिस दिन मेरा मूड अच्छा नहीं होता मैंने कहा छोड़ो यार, आज नए कपड़े पहनने, कुछ भी पहन के चले जाओ। मगर ये गलत है। इंसान को उठे अच्छी ड्रेसिंग करे तो ऑटोमेटिकली का मूड जनरेट हो जाता है। बैक में एक थिंकिंग होती है, मैं अच्छा लगा, कुछ लाइफ अच्छी गुजर रही नहीं, मैं तो अच्छी लग रही हूँ तो खुद ब खुद लाइफ अच्छी हो जाएगी उसमें। ऐसा होता है सीन। अच्छा, ये भी एक तासुर है कि अगर आपको फैशनेबल बनना है तो आपको लाखों रुपए महीने के अपने कपड़ों पे और फैशन पे लगाने पड़ेंगे या लगाते हैं, तो लाजमी है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो दौर चल रहा है इस वक्त, हम अब इसी प्रोग्राम में आए दिन बैठ के बात कर रहे होते हैं, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब इस दौर में समझ रही है ना आप, तो एक आम जो देखने वाला जो व्यूअर है हमारा, वो किस तरह फैशन की सेंस अपने अंदर पैदा कर सकता है कोई बहुत ज़्यादा खर्च किए बगैर? आई गेस कि पहले तो इंसान अपने आप को अपना क्राइटेरिया देखे कि कभी भी क्राइटेरिया से आउट जंप नहीं करना है। जो हमारा बाउंड्री है उसमें रहते हुए भी इंसान बेसिक्स से स्टार्ट करे। अच्छा, कि नॉर्मल बेसिक चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि इंसान बहुत आउट ऑफ द वे जाए, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें पुट ऑन करे। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी आप पे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना कि एक लॉन का कोई जोड़ा जो है, मेरा ख्याल है कि आजकल वो भी कम से कम 5,000 रुपये का तो आता ही होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइनर वेयर हैं, ये एक जो ड्रेस है वो कितने में ख़वातीन जो है वो अफोर्ड करना चाहिए उन्हें कम से कम? आई गेस कि नॉर्मल टेलर में और डिज़ाइनर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क डेफिनेटली होता है। तो जो अब टेलर से स्टिच कराएंगी वो आपको आई गेस सस्ता इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो टेलर है, वो टेलर कुछ भी स्टिचिंग करके दे देगा। मगर डिज़ाइनर उसको परफेक्टली एक स्टेप होता है कि वो बैठ के स्केच करता है, फिर उसका पैटर्न बनाता है और वो बार बार करते रहता है जब तक वो चीज़ ना बन जाए जो उसने स्केच की है। बिल्कुल सही है। तो उसमें इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जो हम एम्ब्रॉयडरी देखते हैं मतलब डिज़ाइनर वेयर के अंदर, वो लोग पहले उसको स्केच करते हैं कि यहाँ ये मोती लगेगी, यहाँ ये फ्लावर बनेगा। तो ये प्रैक्टिस है
ये प्रैक्टिस परफेक्शन गेन करने के लिए इसलिए लोग डिज़ाइनर वेयर पे जाते हैं। जब आप ब्राइड मतलब शादी के दिन कहते हैं मैं डिज़ाइनर वेयर पहनना है, इसलिए कि आप परफेक्ट लगना होता है आपको उस दिन। तो आपको परफेक्शन किसी को अगर अचीव करनी है तो वो डिज़ाइनर वेयर की तरफ जाता है। और अगर आप टेलर से, नॉर्मली वैसे लोग टेलर से स्टिच कराते हैं, दैट्स टोटली फाइन, मगर अच्छा यानी कि कोई भी जो देखने वाला है वो अफोर्ड कर सकता है फैशन वेयर, कोई ऐसा हमारी पहुंच से दूर नहीं है, नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो हम मजीद जरा इस हवाले से बात करते हैं। आपने ये भी बताना है कि वो जो ख़वातीन इस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पे देख रही हैं, जिनको लगता है कि उनके अंदर भी फैशन की सेंस बड़ी अच्छी है, डिज़ाइनिंग की सेंस बड़ी अच्छी है, वो इसको किस तरह मतलब यूज़ में ला सकती हैं और किस तरह इसको बिजनेस जो है उससे स्टार्ट कर सकती हैं, इस हवाले से भी हम बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। दोस्तों, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ हैं मानूर ताहिर, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। हम इनके डिज़ाइंस वगैरह वो भी साथ साथ देख रहे हैं, इनसे ज़रा मालूमात भी हासिल कर रहे हैं कि ये नौजवान जो नस्ल है इनको किस किस्म के फ़ैशन की ज़रूरत है और कैसा फ़ैशन करना चाहिए, क्या इनकी ज़रूरत है। ओके, हम वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे कि वो लोग वो ख़वातीन या मर्द हज़रात जो ये समझते हैं कि उनके अंदर जो फैशन डिज़ाइनिंग की जो सेंस है ये बिल्ट इन है, ये इस सेंस के साथ पैदा हुए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब तारीफ़ भी करते हैं उनकी, और वो उनके घर वाले भी या उनके दोस्त अहबाब भी उनसे हेल्प भी लेते रहते हैं। अब वो इसको बिज़नेस की तरफ अगर लेके आना चाहें या तो उसके लिए क्या करना चाहिए आज के दौर में, ज़रा इस बारे में गाइड करें हमें। एक्चुअली बिज़नेस का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ, कौन सी जगह पे किस तरह का फ़ैशन कर रहे हैं। लोगों की फ़ैशन आप थिंकिंग से बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पहले देखना पड़ता है कि जैसे अगर हम पाकिस्तान में, तो यहाँ पे कैसे कट्स चलते हैं, लोग किस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं, मतलब सब लोग जिस चीज़ से यस 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 हों, आपको उससे अच्छा, मतलब जो सबकी पसंद है उस पर काम करना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी पसंद की चीजें निकालते रहेंगे, जरूरी नहीं है वो लोगों को पसंद आए। हाँ, ये भी है। तो आपको बिजनेस करते हुए अपना नहीं सोचना होता, आपको अपने कस्टमर का सोचना होता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के लोग, यानी किस टाइप के क्लाइंट्स जो हैं आप उनको राजी कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो जिस तरह अगर हम लोग जिस तरह ड्रेसिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोग वो प्रेफर करें, उन लोग की अलग थिंकिंग है। तो वहाँ के जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने लोगों के हिसाब से कपड़े बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये है सीन। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस किस्म के या किस टाइप के, किस तबके के लोगों के लिए आप अच्छा बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक टारगेट मार्केट क्या है आपकी, ठीक है। तो आज के दौर में क्या ज़रूरी है कि आपकी कोई आउटलेट हो, बहुत सारी आउटलेट्स हों, बुटीक हो, या हम ऑनलाइन भी ये सारा काम कर सकते हैं? कुछ इजी हो चुका है पहले की निस्बत। आई गेस ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अब तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं, डिप्लोमाज ऑनलाइन हो रहे हैं, तो शॉपिंग भी ऑनलाइन हो रही है। अच्छा, तो क्या हम घर बैठ के इसको डिज़ाइनिंग को सीख भी सकते हैं, मतलब इसकी एजुकेशन भी ले सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। मैंने बहुत सारे कोर्सेज इस तरह किए हैं जो ऑनलाइन किए हैं। अच्छा जी, लोग मतलब यहाँ से बैठ के डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं ऑनलाइन, फॉरेन मतलब अब्रॉड की डिग्रीज। बिल्कुल। ओके ओके, ज़बरदस्त। तो जो एजुकेशन है फैशन की, ये कितना ज़्यादा मतलब असर रखती है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है? एक तो आप वैसे ही क्रिएटिव हैं और मतलब आपको लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग की सेंस आपके अंदर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स को देखा है, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो कहीं से नहीं पढ़े हुए, मगर उनको लोग बड़ा पसंद करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक दो मेरे जानने वाले बड़े कोई फेमस डिज़ाइनर्स हैं ख़वातीन, वो उनके कोई 8-9 लाख रुपए के उनके जोड़े हैं, और बट उन्होंने नहीं कहीं से भी नहीं सीखा हुआ। एक्चुअली आई गेस एजुकेशन बहुत मैटर करती है हर फील्ड के लिए। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, आपको स्टार्टअप तो हो जाएगा, मगर विद टाइम यू विल स्टार्ट लैकिंग इन सम एरियाज, जिसके लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे। तो इन ऑर्डर कि आपको सब कुछ पता हो किस तरह चलना है, एज अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू नो कि क्या चीज़ कहाँ हो रही है। सो आपको मतलब ऐसा ना हो कि आप कहीं बैठे हो, यू डोंट नो कि इसका ए क्या है और बी क्या है किसी एरिया का। तो उस चीज़ के लिए अगर मैं फ़ैशन की स्टूडेंट हूँ, अब मैं फ़ैशन में बिज़नेस करूँगी,
फैशन की फील्ड स्टडी कर रही हूँ, तो मैं वो बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ जो नॉर्मल लोग नहीं जानते। ठीक है। जैसे मैं स्केचिंग करती थी, मैं आर्टिस्ट थी बचपन से, मगर मैं सोचते हुए फैशन में गई थी कि स्केचिंग तो मेरी अच्छी है, मगर स्केचिंग सिर्फ नहीं होती है। हाँ। स्केचिंग इज़ दिस फैशन का। स्केचिंग के बाद आपकी ड्रेपिंग आती है, आपकी पैटर्न मेकिंग आती है, जो अब टेलर्स जो बैठ के पूरा पैटर्न बनाते हैं, वो हम लोग बैठ के सेंटीमीटर पे काम करते हैं। तो वो इंचेस पे करते हैं, हम सेंटीमीटर पे करते हैं, तो हर चीज़ का बहुत अलग तरीका होता है। इनफैक्ट हम लोग की लाइनिंग भी अलग होती है। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह जैसे पेरिस के अंदर जो फैशन शोज चलते हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है कि अगर इस तरह गारमेंट बना होगा तभी वो रैम्प पे चलेगा। जो हम मतलब वो हमें सब कुछ सिखाया जाता है। तो मतलब कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर है तो उसको हर चीज़ पता होगी कि इंसान की बॉडी में क्या चल रहा है, क्या चीज़ कहाँ है, वो नॉर्मल इंसान को नहीं पता होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद होती है जब किसी फैशन शो वगैरह की पिक्चर्स आ रही होती हैं। तो इतना पढ़ने के बाद और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर, इतने मतलब नाम वाले डिज़ाइनर्स होते हैं, मगर उनके कपड़े आवाम को उस तरह पसंद नहीं आ रहे होते, क्योंकि स्पेसिफिक एक क्लास के लिए, एक तबके के लिए तो वो ठीक होते हैं, बट ओवरऑल उनको वो आम आवाम शिकायत कर रही होती है कि बड़े बोल्ड हैं, इसमें ये हमारा कल्चर नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। तो इस स्पेशली इस सोच के बारे में आप क्या कहती हैं, इस बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली सबका अपना तरीका होता है काम करने का। जैसा मैंने अभी कहा कि सब लोग अपनी मार्केट देखते हुए काम करते हैं, तो वो लोग जिस स्पेसिफिक ग्रुप या जिस स्पेसिफिक टाइप के लोगों को मार्केट कर रहे होते हैं, वो उनके लिए ही सिर्फ गारमेंट बनता है। तो मैं मतलब बात ये है कि सबको वो टारगेट नहीं कर रहे होते, वो स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे होते, स्पेसिफिक टाइप के लोगों को, तो वो उनके हिसाब से गारमेंट बनाते हैं। बेशक कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, मगर अगर उनकी स्टफ़ बिक रहा है तो वो बिक रहा है, तो इसलिए तो वो कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये जो शादियों के जो जोड़े होते हैं, ये इतने इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे ना इतना काम लगा हुआ होता है, इसलिए। अच्छा, काम हुआ होता है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कोई भी नॉर्मल सिल्क का शलवार कमीज या सिल्क का ड्रेस या फ्रॉक बहुत इतनी भी लंबी हो, कभी भी ब्राइड नहीं आपको दिखेगी पहनते हुए। हाँ। वो क्योंकि वो स्पेशल डेज होता है लड़कियों का, कहती हैं कि ये स्पेसिफिक दिन है कि मैं हर दिन याद रखूंगी, पिक्चर्स होंगी, वीडियो होंगी, तो वो बहुत एंटीक और बहुत ही यूनिक चीज़ प्रेफर करती हैं, तो वो इसलिए एक्सपेंसिव होता है। उनमें ज़्यादा मेहनत लगती है, डबल ट्रिपल मेहनत लगती है। वो उतने हैवी होते हैं कि वो पीछे से पिन लगानी पड़ती है। हाँ ना, वो वैसे उठाने इतने मुश्किल होते हैं, पता नहीं किस तरह खवातीन वो पहने ज्वेलरी रहती से हैं। ज़्यादा हैवी होता है। आपका सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है जब आप पल्लू पहनते हैं, आपको पीछे से गंजे हो जाते हैं जब आगे जब पल्लू उतारते हैं, बाल नहीं है। ओके। अच्छा, तो अभी मौसम चेंज होने वाला है, बल्कि हो गया है तकरीबन। कराची में तो हो गया है, दूसरे शहरों में भी इसी तरह गर्मी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई। इस साल 2022 में आपको क्या लगता है कि कौन सा कलर जो है वो समर्स में ख़वातीन को पहनना चाहिए? इस पर थोड़ी सी आई गेस लाइट कलर्स ही पहनने चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी जो होती है और सामने से अगर जलता हुआ ऑरेंज कलर आए या येलो कलर आए तो इंसान को तो देख के गर्मी लगने लगती है। ऐसे वार्म होते उनको देख के इंसान को लगता है कि ना गर्मी हो रही है, या तुम आंखों को चुभ रही हो प्लीज, बहुत गर्मी लग रही है तुम देख के। तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो लाइट हो, लाइट कलर जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, लाइट पेस्टल कलर्स। ग्रेट। अच्छा, वो जो हमारे नाजरीन आपको ढूंढना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, आपके डिज़ाइंस वगैरह या कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ गाइड करें कि कहाँ पे कांटेक्ट करें वो? अच्छा, मेरे ब्रांड का नाम है मीमरी। मीमरी M.MEMURY मीमरी। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे पेज है, अभी वेबसाइट भी बन रही है, वेबसाइट का भी लिंक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक का पेज है और यूट्यूब पे चैनल है। बिल्कुल ठीक है, तो कहीं से भी आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। ये तीनों जो पता है ना, वो हमने ये पट्टी में चला दिए हैं आपके सामने, और आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मानूर, आप आई सुबह आई, और उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन दोस्तों ने आपकी इन बातों से फ़ायदा उठाया होगा। दोस्तों, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े
को देखने वाले जो नाजरीन हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के रोज़ न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हमारी इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से और कुछ हालात हाज़रा के हवाले से बातचीत का एक सिलसिला रहता है। तो आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो हम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इनको हम वक्तन जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, वो नाजरीन जिन्होंने आज पहली दफ़ा ट्यून किया है या जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं नीली पट्टी में, आप यहाँ पे रब्ता करके अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं। कोई किसी भी हवाले से आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या रूहानी तौर पे या शरई तौर पे आपको कोई रहनुमाई दरकार है, तो आप हमारे प्रोग्राम में रब्ता करके अपना सवाल जो है वो शामिल करवा सकते हैं। सर, 2 दिन पहले सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से जो लंगर खानों का सिलसिला है उसमें एक लंगर खाने का और इजाफा हो गया माशाल्लाह, और सदर पाकिस्तान ने उसका इफ्तिताह किया है। ज़रा मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से बताइएगा, इस लंगर खाने के बारे में, कहाँ पे है, क्या है, कौन लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनूबी पंजाब में ये तीसरा लंगर खाना है, पहले मुल्तान, फिर लोधरा और अब ये है कि भावलपुर में। माशाल्लाह। सदर पाकिस्तान ने जो है 15 मार्च को इसकी इफ्तिदा की है और गरीबों के साथ खाना खाया है। सुभान अल्लाह। यानी ये एक अजीब काम है कि यार वज़ीर आज़म बार बार गरीबों के साथ बैठ जाए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ऐसा एहतमाम नहीं, और गरीब साथ बैठ के खाना खा रहा हो। कभी वज़ीर आज़म खाना खा रहा है, कभी सदर खा रहा है, कभी वज़ीर आला, कभी स्पीकर, कभी मतलब यानी कि जो है वो अपने सूबे का गवर्नर। तो ये इस दौर में बड़ा कमाल देखा गया है कि लंगर खाने, पनाह गाहें, कोई भूखा नहीं सोएगा। 75 साल से कभी नहीं था ये, इस मर्तबा हुआ। माना कि लोग इसको कहें कि यार ये जो है वो क्या है ये, तो मेरे भाई हम तो मुसलमान हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें हमें सिखाई। लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को एंटरप्रेन्योर करो, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दो और लोगों को तालीम दो। आज अब देखो 4 चीज़ों पर काम हो रहा है पाकिस्तान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना भी खिलाया जा रहा है, लोगों को तालीम भी दी जा रही है, स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, और लोगों को मतलब इनके हुनरमंद बनाया जा रहा है। तो ये तस्वुर अगर कायम रहा, जो पीटीआई ने कायम किया है, ये तस्वुर कायम रहा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। और देखिए एक बात सुनिए, बुनियादी बात यह है कि रियाया पर आज तक खर्च नहीं हुआ था। हमने सुना है अंदाजन तकरीबन 2,500 अरब के आसपास ये एहसास का जो प्रोग्राम है, इसमें जहाँ तक मेरे इल्म में आया, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो, 2,500 अरब के आसपास पब्लिक को फ़ायदा पहुँचेगा, यानी पब्लिक की जेब पैसा जाएगा। लंगर खानों में, पनाह गाँव में, और कोई भूखा नहीं सोएगा। इसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनर हैं इनके, जी। और हम खाना रियासत नहीं देती, लेकिन खाने का एहतमाम हम जैसे लोग कर रहे हैं। और खबर सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% तो सैलानी कर रही है माशाल्लाह, और अल्लाह का फजल है कि पब्लिक पैसे दे रही है, हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये काम याद रखिएगा, इमरान खान ने जो काम किया है ना, ये काम कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा अल्लाह करे कि अवाम जो है, लोग जो हैं वो हमेशा इससे फ़ायदा उठाते रहें। अच्छा, एक तनकीद जो हम अक्सर सुनते हैं जब भी लंगर खाने के हवाले से ज़िक्र होता है, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे नाक़िदों की भी उनका भी नंबर्स हैं, वो भी लोग वो कहते हैं कि ये लंगर खानों से लोगों को काम ना करने की आदत डाली जा रही है, और ये मतलब मुफ्त में जब खाना मिलेगा तो क्यों वो काम करेंगे। इस बारे में बताएं जरा। क्या आप देखिए, मैंने आपको बात है कि हमारे प्यारे नबी ने 4 बातें सिखाई। वैसे तो बातें बहुत सिखाई ना, लोगों को खाना खिलाओ। बिल्कुल तैयबा में सबसे पहले जाते ही आपने पैगाम दिया, लोगों को भूखों को खाना खिलाओ, ऐसा खाना खिलाओ। फिर लोगों को एंटरप्रेन्योर करो, यानी रोजगार कारोबारी बनाओ, लोगों को हुनरमंद बनाओ और लोगों को पढ़ाओ। ये तो अगर खाली खाना खिलाने की बात होती तो बात होती ना, तो सब काम कराए जा रहे। और जो ये तनकीद करते हैं, ठीक है मान लिए, उनके घर के उनके पास मुलाजिम है ना, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 18-20 हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं क्या? अगर उनका ड्राइवर इतनी दे रहे हैं, ड्राइवर तो चलो 25 देंगे, बकिया तो चौकीदार कितनी तनख्वाह देंगे? 18,000 20,000। अच्छा हिसाब तो करके दे, 450 रुपये किलो तो खाली घी है। अल्लाह,
अब सोचे कि आदमी जिंदा कैसे है। तो अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान जो खुश नसीब तरीन मुल्क है जिसमें सीलानी जैसे सैकड़ों इदारे हैं, सीलानी अकेला नहीं है, सैकड़ों इदारे ये काम कर रहे हैं। अगर ये काम ना कर रहे होते तो न जाने कितनी खुदकुशियां और बढ़ जाती। देखिए मैं पूरा दिन भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे की भूख नहीं देख सकता। ऐसे ही है, मैं कहूँगा या तो मैं मर जाऊं या किसी को मार दूं। अल्लाह, बिल्कुल ऐसा। तो वाकई इस बात में कोई शक नहीं है, वो जो नाक़दीन है वो अपनी जगह, मगर जितने लोगों का भला हो रहा था, जहाँ जब भी मैं कभी लंगर खाने के पास से गुजरता हूँ, वहाँ पे जो लोग खाने की कतार में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वो अच्छा खाना खा रहे होते हैं, जो शायद वो खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके चेहरे पे एक जो तसल्ली है, एक जो इत्मीनान है, वो देख के सारी थकावट उतर जाती है कि कोई है जो बैठा, और कोई नहीं है, वो बेसिकली आप लोग हैं। वो सब आप लोग ही हैं जो जिनकी वजह से ये इदारा चल रहा है। हुकूमत का ये लंगर खाने वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी 80% जो पार्टनर है वो पब्लिक है, वो आप लोग हैं सारे। वो हुकूमत से ज़्यादा, हुकूमत का बढ़ चढ़ के साथ तो आवाम दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी जानिब से रोज़गार के ख़ात्मे के हवाले से भी एक प्रोजेक्ट जो है वो मुसलसल चल रहा है और उसमें लोगों को रोज़गार फराहम किए जा रहे हैं। अभी रोज़गार एक्सपो का जो है वो प्लान है आपका, वो क्या है, कब है, उसमें कौन लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो बताइए। 27 मार्च इतवार का दिन होगा। हम कमोबेश 1000 आदमियों को रोज़गार देंगे, जिसमें रोज़गार की चीज़ें होंगी। नौजवान लोगों को लैपटॉप दिए जाएंगे, रक्शे, मोटरसाइकिलें, लोडर, और जो क्या कहते हैं, इसके अलावा जो ठेले झूले, जी, पॉपकॉर्न मशीन, ये जितने जिससे रोज़गार कमाया जा सकता है ऐसा। इसके अलावा हमारे पास जो कई ऐसे इदारे होंगे जिन्होंने जॉब बैंक लगाई हुई, जैसे TCS है, अच्छा, वो जॉब बैंक लगाएगा, ठीक है, दराज है, ऐसे तो इस तरह वो बाइकिया है, ये जॉब बैंक लगा के बैठे होंगे, लोग आएंगे, वो वहाँ पर जॉब मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये हमारा काम 22 साल पुराना है माशाअल्लाह, हमने 99 से या 2000 से काम शुरू कर दिया लोगों को रोज़गार पे देना। देखिए कि हम सुन्नत के अलम बरदार बन के जिंदा रहना चाहते हैं, और सुन्नत यह है कि आदमी को ये चारों काम कराओ, खाना भी खिलाओ, लोगों को रोज़गार भी दो, रोज़गार करवाओ भी, तालीम भी दो और हुनरमंद बनाओ। तो बस हमने तो ये काम शुरू था। ये रसूल पाक का फरमान है कि रिस्क के 10 हिस्से हैं, जिसमें 9 हिस्से जो है तिजारत में। तो बंदा अगर रक्षा चलाता तो इसकी तिजारत हो गई ना। तो मेरा नहीं कि हमारी तो पॉलिसी अब ये कि हम ऑफर क्या बस सब आ सकते, कराची, हैदराबाद, 2 शहरों पे हम रखा भी। तो आप आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं, हम आपकी इंक्वायरी कर लेंगे। क्योंकि देखें, एक लोडर है 2 लाख रुपए का और हम 12,000 रुपये दे रहे हैं उनको, सिर्फ 12,000 रुपये लेंगे और फिर उसके 7,500 रुपये किस्त लेंगे। तो उसको देखना पड़ेगा ना कि लेके भाग तो नहीं जाएगा, कोई सूद वूद नहीं है उस पे, सूद तो किसी नहीं, किस्म का कोई एक रुपया नहीं है उसको। अरे भाई, ये हैरान की बात है कि 2 लाख का दुकानदार लोडर लेता है और कम से कम 2,10,000 का बेचता होगा ना। हम तो उस दाम में, जिस दाम में दुकानदार को मिलता है कंपनी प्राइस, वो देंगे। और आप हिसाब लगा लीजिए कि जो 2 लाख का लोडर है, 1,99,000 रुपये का, वो हम 12,000 रुपये लेंगे और 7,500 किस्त लेंगे, तो 2 साल तक तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो अगर ये लोडर 2 लाख रुपए का कोई 2 साल के लिए दे आम दुकानदार, तो कम से कम 2.5 लाख तो लेगा ना। और कर्जे हंसना भी दिया जा रहा है। हाँ, कर्जे हंसना तो शुरू से दिया जा रहा है। हाँ, 50,000 से लेकर 5 लाख का जो है रोजगार कर्ज दिया जाता है ना, तो शुरू से दिया जा रहा है, अरसे से। जबरदस्त। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये सिर्फ एक तबके के लोगों को ही नहीं, बल्कि लैपटॉप्स तक जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार कर सके। 3,000 लैपटॉप हमने खरीदे, 3,000 लैपटॉप। और वो लैपटॉप जो आज मार्केट में जिसकी वजन सबसे जरूरत है, ऐसा नहीं है कि मतलब पुराने मॉडल के ले लिए। हाँ, डेल कंपनी के लिए, डेल कंपनी के। एक्सीलेंट। लो जी, एक वक्फा है, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे तो आप दोस्तों के सवालात के साथ हाजिर होंगे, उनके जवाबात शामिल किए जाएंगे। तो आप दौरान वक्फा भी अपने सवालात जो है हमें भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है।
जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं और अभी वो वक्त आ गया कि जब हम सवालात को शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें सवाल आज आया है जहलम से खैरुन्निसा साहिबा का। इन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब की पेंशन आया करती थी, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो अब वो सारे वो पेंशन वाले जो मामलात हैं वो अपने नाम करवाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कोई वजीफ़ा बताइए कि ये सब आसानी के साथ तय हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये ऐसा होता है कि किसी का इंतकाल हो या फिर पेंशन बाकी रहती है? इतना मुझे पता है कि अगर किसी की पेंशन हो तो वो उनकी अहलिया को तो मिलती है। अब आई डोंट नो बच्चों को भी शायद अगर उनकी शादियां ना हुई हों तो तब तक शायद मिलती हो। बहरहाल ये तो कुछ इस बात में शुबा तो है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला खैर बेहतर करे। या मालिक को 90 मरतबा पढ़े हर नमाज के बाद, या मालिको या मालिको या मालिक मालिक यौमिद्दीन पढ़ते ना, तो ये 90 मरतबा पढ़े सवाब के लिए। सब अल्लाह की 3 बार दुरूशी पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर फरमा दे। अगर ये बिल्कुल जायज़ काम है तो, क्योंकि नाजायज़ काम में तो हम कोई काम मशवरा दे नहीं सकते। अगर ये जायज़ है तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर कराची से हमें एहतशाम साहब रब्ता करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए किसी को पैसे दिए थे, अब नौकरी तो नहीं हुई, तो कहीं पैसे वो डूब तो नहीं गए? क्या वो पैसे वापस आ जाएंगे मेरे? देखिए, आमतौर पर ये जो हराम का काम है ना, ये हराम काम है, नाजायज़ काम है ना, पैसे देना लेना। ये रिश्वत में शुमार होते हैं? 1 लाख मरतबा रिश्वत है ये, और बिल्कुल रिश्वत है। तो अल्लाह से तौबा करें तो कि ये आपने हमसे यार गुनाह हो गया। ठीक है, माना कि इस मुल्क का कल्चर ये बन चुका है, काश ऐसा वक्त आ जाए कि हमारी अदालत मुतहरिक हो जाए, क्योंकि अदालतों ही ने सारा काम बिगाड़ा है ना। मुजरिम सज़ा नहीं देते तो लोग जो है ना हर काम करते। तो बेटा पहले तो ये देखें, तौबा करें कि या अल्लाह मैंने इस से गुनाह हो गया, ये मैंने काम नहीं करना था जो किया, क्योंकि ये इसी पैसों से जो ना नाहक लोगों को नौकरी मिलती है और हक वाले रह जाते हैं, समझे। तो एक गलत है, बेइंसाफ़ी भी है, हुकूकुल इबाद का तलब भी है। और ये जो पैसे देता है ना, आमतौर पर इस तरह ऐसे मर जाते पैसे, और इस तरह वज़राओं को बहुत ठीक ठाक पैसे इस तरह के आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनका भी बदला तो लेगा, जितने भी लोग पैसा खाते हैं, क्योंकि किसी ने 3 पैसे भी किसी खा लिए ना, उसको भी 700 नमाज देनी पड़ेंगी। नमाजें तो पल्ले होती भी नहीं है ना, तो फिर अजाब सर पर डाला जाएगा। 700 कबूल नमाजें, ये सुन के तो और हाँ, 700 कबूल नमाज सिर्फ 3 पैसे पर भाई, 3 पैसे पर। यहाँ तो जो न जाने कितना खा चुके हैं, ये सब हुक्मरानों को पता चलेगा, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, अफसरशाही नौकरशाही सब पता चलेगा कि होगा क्या आगे चल के, कितनी बड़ी क़यामत होगी तुमको। आज तो बहुत कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, नस्लों को डबो देंगे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बहरहाल आपकी मदद हो, अल्लाह ताला मदद फरमाए। या कबीरो या कबीरो या कबीर 21 मरतबा हर नमाज में पढ़े अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका पैसा लौटा दे। गुनाह तो हो गया आपसे, लेकिन उस जालिम को तो उससे तो पैसे वापस मिल जाए। और कबीर ताकतवर ज़ात को कहते हैं, अल्लाह कबीर है, बड़ा है। या कबीर 21 मरतबा हर नमाज में पढ़े, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त फरमाए और आपको पैसे रकम वापस मिल जाए, दुआ करता हूँ। आमीन। अच्छा जी, फिर हमें कराची से समीना साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने अपनी बेटी के मुतालिक पूछा, सना उनका नाम है, फ़ाहद साहब का रिश्ता आया हुआ है। इन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इजाज़त आ रही है इस्तिखारे में? इशारा तो इजाज़त का आ रहा है, बाकी आप तहकीकात कर लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर हमें ज़किया साहिबा ने कराची से रब्ता किया। इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है अब्दुल राफ़े, वो इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। इन्होंने कहा कि जब वो इस्लामाबाद में होते हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम लोग उनके पास चले जाएं, इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं, या फिर वो अगर यहाँ पे आ जाएं तो क्या मुनासिब रहेगा? इस्तिखारा करके बताइए। देखिए, आपने जवाब पहले पूछा था मुझसे कि अगर वो यहाँ की जॉब तलाश करेंगे, ये कहा था। अच्छा, बस वो गलती हो गई, हम वक्त के बाद आके दोबारा मैंने सुने, मैंने इस्तिखारा कर लिया। ठीक है, इस्तिखारा ये है कि ये इस्लामाबाद चले जाए, ये चले जाएं। हाँ, क्योंकि कि जॉब कराची अगर तलाश करने की बात है ना साथ, जी 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 जी, तो वो नहीं। अब ये इस्लामाबाद चले जाए, वहीं अल्लाह ताला उनको इतनी रोज़ी दे दे कि वो उनका गुजारा होता रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, फिर कराची से हुमैरा साहिबा ने हमें रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की जॉब है, उसकी तरक्की के लिए वजीफ़ा दे दें भाई। देखिए, माशाल्लाह आज 13 इस्लामी तारीख़ है और कल 14 और परसों 15, ये 2 दिन बड़े अहम हैं बहन, कल और परसों का। हो सके तो बहुत सारे लोग कल का भी रोज़ा रखेंगे और परसों का रोज़ा रखेंगे। परसों तो शब बारात की वजह से रोज़ा रखते हैं, लोग रखते हैं, पूरी दुनिया रोज़ा रखती है माशाल्लाह। तो कोशिश करें कि कल का भी रोज़ा हो, परसों का भी रोज़ा हो। कल जुम्मे का दिन है,
और फिर परसों हफ्ते का दिन होगा। कोशिश करेंगे कल असर के से लेकर मगरिब तक जो है ना, वैसे ही जुम्मे की दम पढ़ते हैं या अल्लाह या रहमान या रहीम, और फिर क्या है कि हमारे आमाल नामे बदलने की रात हुई कल की। तो हम ये जैसे ही हम ये पढ़ते पढ़ते गुरूब आफ्ता होगा तो इफ्तारी भी करेंगे, और हमारा पर्चा जो आखिरी पर्चा उस पर लिखा जाएगा कि ये वो इफ्तारी करते करते इसका रजिस्टर बंद हुआ, और फिर आप मगरिब का वक्त हो जाएगा तो आप नमाज़ पढ़ते पढ़ते इसका इब्तिदा हुआ। तो कल परसों का रोज़ा भी रखें, और अपने बेटे की तरक्की के लिए या फत्ताह हो या फत्ताह हो या फत्ताह, अल्लाह ताला का नाम जो रहमत के दरवाज़े खोलने वाला है, और ये 313 मरतबा पढ़ लिया करें फजर के बाद, और 313 मरतबा पढ़ लिया करें इशा के बाद। अल्लाह ताला की रहमत होगी। शब बारात बहुत बड़ी रात है, इसमें बनी कल्ब की बकरियों के बालों की गिनती के बराबर लोगों को जहन्नम से अल्लाह ताला आज़ाद करेगा, मगर जिसने कता ताल्लुकी की होगी, जो शराब का आदी होगा, जिसके दिल में कीना होगा, जो चुगली करता होगा, जो माँ का नाफरमान होगा, उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। हमें इससे पहले कि ये रात आए, आज के दिन में जितने ताल्लुकात हमने तोड़े हुए सबको जोड़ लें। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, फिर कराची से हमें रिजवान साहब रब्ता करते हैं, कहते हैं कि अच्छा नहीं, रिजवान साहब ने ख़ुद तो रब्ता नहीं किया, ना ये करेंगे, ये एक्चुअली इनके घर से किसी ने किया रब्ता। कहते हैं बुरी सोहबत में पड़े हुए हैं रिजवान साहब, और शराब के आदी हो चुके हैं, और ख़वातीन के साथ भी इनके मरासिम जो हैं वो ठीक नहीं हैं, तो इनकी सोहबत के हवाले से। तो शराब को तो कहा कि शराब तो उम्मुल खबाइस है ना, यानी गुनाहों की माँ है ये, तो सब कुछ होगा फिर तो। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। 786 मरतबा दिन में किसी वक्त भी तस्मिया शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ें, और अव्वल आखिर 3 दिन बाद दूसरी शरीफ पढ़ें, और अल्लाह से दुआ मांगें। अगर ये आपकी पढ़ाई के बाद अगर आप पानी रखते दम करके तो पानी पिलाएं, तो ये शराब छोड़ने का बेहतरीन नुस्खा है तस्बीह शरीफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर लाहौर से नरगिस साहिबा, उन्होंने हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, चला भी नहीं जाता है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप इस्तिखारा करके बताइए कि किसी ने कोई अमलियात वगैरह तो नहीं? वजह कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है ना, या बारी हो या बारी हो या बारी, 21 मरतबा नमाज के बाद पढ़ लिया करें, और जब छींकें शुरू हो जाए फिर पढ़ना शुरू कर दे, या बारी, फिर बगैर गिनती पढ़ना शुरू कर दे, या बारी हो या बारी हो या बारी। बारी के माने ज़िंदगी देने वाला। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हज़रत, ये कल जैसे शब बारात है, तो साल में चंद एक बड़ी रातें आती हैं, उनमें ये एक बहुत बड़ी रात है, तो बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़ी रात। तो इस बारे में बताएं कि एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, उसकी ज़िंदगी में इसका आना, ये कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की, कितनी बड़ी नेमत है। इस पे देखिए, इसको यूँ समझ लीजिए कि कल हमारा पिछले साल अगर नाम नहीं आया था, मलकुल मौत को नहीं मिला था, तो अब तक हम जिंदा हैं। तो कब तक जिंदा रहेंगे? हो सकता है मिल जाए इस रात को। अच्छा, लोगों के नाम दे दी जाएंगे कि इस साल ये लोग मर जाएंगे, या ये लोग इस साल हज करेंगे, या लोग इस साल जो है ना, मतलब इन्हें शादी करेंगे, इस साल ये होगा। तो ये रात नाजुक नहीं, नाजुक तरी रात है। इस रात में बंदे को, हम कोशिश करते हैं कि इस रात में बिल्कुल न सोएं, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि इस रात में न सोएं, पूरी रात इबादत करते रहें, और ख़ास करके दुआओं में लगे रहें कि या अल्लाह आने वाली ज़िंदगी तू अच्छी कर दे, जो बलाएँ आफतें मुसीबतें हैं वो सब दूर हो जाए। ख़ास करके मगरिब के बाद हम 6 रकात नफिल पढ़ते, नमाज मगरिब के बाद पढ़ते 2 रकात सलातुल हाजत, इसलिए से कि या अल्लाह हमें दराजी और मुबिल खैर अता फरमा। फिर सूरह यासीन पढ़ते हैं, फिर दोबारा 2 रकात पढ़ते हैं, या अल्लाह 2 रकात हम पढ़ते हैं इसलिए कि हमें किसी का तो मोहताज न कर। फिर हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, फिर 2 रकात पढ़ते हैं, और हम करते हैं या अल्लाह तमाम आसमानी ज़मीनी बलाओं से बचा। तो ये 6 रकात पढ़ जाते हैं मगरिब की नमाज के बाद, जो नेट पर मिल जाएंगे तरीक़ाकार। तो कहने का मकसद ये है कि नाजुक नहीं, नाजुक तरीन रात है, ऐसी नाजुक रात पूरे साल में कभी नहीं आती। तो ये इस रात को गफलत गुजारना बहुत बुरा है। हो सके तो पूरी रात जितना इबादत कर सके ठीक है, और अगर हमारे साथ आए तो ज़ह नसीब हम असर से शुरू हो जाते हैं इस रात। अच्छा, यानी कल हम असर से शुरू हो जाएंगे, रात को 2 बजे तक होगा। सुभान अल्लाह, सिर्फ बीच में थोड़ा सा वक्फा आएगा बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस दिन माफ़ी मांगने के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी गलतुल आम हैं, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप मैसेज कर देते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, कोई गलती कोताही हुई है। इस तरह की माफ़ी जो है, क्या वो माफ़ी में शुमार होती है या नहीं होती? इस तरह के सवालात जो हैं वो भी हम करेंगे, और आप दोस्तों के सवालात जो दौरान वक्फा हमें मिलने वाले हैं और जो आ चुके हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिल रहे हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और एक काबिल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप दोस्तों के सवालात के जवाबात हम अपने प्रोग्राम में पेश किया करते हैं जो इस्तिखारा की रोशनी में होते हैं। कुछ सवालात और भी आए हुए हैं और बशीर साहब आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। हम सारे सवालात को आज प्रोग्राम में शामिल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ और भी अहम चीज़ें हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल करना है। हम इंशाअल्लाह ये जो आज वाले जो सवालात हैं, जिन नाजरीन के सवालात आज शामिल नहीं होंगे, वो कल जब 10 से 11 के बीच में हज़रत मौजूद होंगे तो पहले ही वक्फे में हम 10 बजे जब हम आते हैं उसी वक्त हम इन सवालात को शामिल कर लेंगे। अच्छा, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह शबरात के हवाले से या कोई भी इस तरह का कोई बड़ा दिन आता है तो हम लोगों से माफ़ी मांगने का एक मैसेज जो है ना वो जनरेट कर देते हैं और वो पूरे ग्रुप को पूरी लिस्ट को जो है ना चला जाता है कि मुझे माफ़ कर दें, कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो क्या ये भी माफ़ी में शुमार होता है? देखिए, दो बातें। एक तो होती है कि किसी की दिल आज़ारी कर दी, किसी के साथ कुछ भी ऐसा किया जो दिल दुख जाए, तो इस तरह की माफ़ी मांग से माफ़ी हो जाती है आप तो। और एक होता है लेन देन का मामला, वो माफ़ नहीं होता। तो आप ये काम ज़रूर करें कि बाकायदा आप कहें दिल से। तो एक होती है ज़बान और एक होता है दिल और ज़बान अगर अलग अलग हो तो फिर तो मुनाफिकत कहलाती है। दिल से इस बात इकरार करें कि मैंने बशीर ने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये मेरे दिल की आवाज़ हो तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। और लेन देन का मामला तो बिल्कुल यही वादा कर दे भाई, जो आपका जो लेन देन में मेरे से मसला है मुझसे रब्ता कर लें। इंसानों में कोई भूल गया हो तो मुझसे ले लें, तो ये मुकम्मल माफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुकम्मल माफ़ी हो जाएगी। और जो करीबी ऐसा भी नहीं हो सकता है, और मुकम्मल माफ़ी से मुराद ऐसा नहीं है कि माफ़ हो गया, मतलब ये भी है कि एक मुकम्मल माफ़ी का पूरा जवाब पूरा बन गया। सही। हाँ। और इसी के साथ हमें खुद माफ़ करना भी इस दिन चाहिए। ये तो हदीस पाक है ना कि तुम्हारे पास कोई माफ़ी मांगने के लिए आए और तुम उसे माफ़ न करो तो फिर मुझसे हौज़े कर्ज़ पर मुलाकात मत करना। अच्छा, इतने सख्त अल्फाज। और ये भी हदीस पाक है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि माफ़ करने से इज़्ज़त घटती नहीं। ये हुज़ूर के अल्फाज है, मैं कसम खाता हूँ, ये हुज़ूर फरमाया, मैं कसम खाता हूँ कि माफ़ करने से इज़्ज़त घटती नहीं, बढ़ती है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, सवालात हैं कुछ, दो सवालात ये नहीं शामिल कर लेते हैं। कराची से इमरान साहब ने रब्ता किया, इन्होंने कहा कि ख़वातीन क्या पेश इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ सकती हैं? देखिए, इसमें दो उलमा कराम के तबकात हैं। सरकार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो बाकायदा औरतें मस्जिद में आती थीं। अच्छा। फिर इसके बाद हज़रत उमर ने पाबंदी लगा थी। ठीक है। तो हज़रत आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हज़रत उमर ने सही फैसला किया है। अच्छा। हाँ, कहने का मकसद ये है कि अगर औरत बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हो ना तो फिर तो कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देगा हमें कि भाई वो, क्योंकि उसकी मस्जिद है, बैत है, घर उसकी मस्जिद है। लेकिन बहरहाल तो इसमें वो दो तबके हैं। एक तबका तो कहता है नहीं, उसकी नमाज मकरू है, और बहरहाल इसकी इजाज़त भी दी जाती है। तो बहरहाल आप अपने तौर पर समझ लीजिए कि अगर आप अपनी घर की औरतों को तरावी के लिए भेजना चाहते हैं, नमाज के लिए तरावी भी खास होते हैं, तो आप उनको पर्दे के साथ ले जाएं तो कोई हर्ज नहीं। वरना ये कि जो तबका मना करता है उसके पास सही जवाब मौजूद है और जो तबका हाँ कहता है वो भी कुछ जवाब पेशकश करेगा। बिल्कुल सही। तूबा साहिबा ने इस्लामाबाद से रब्ता किया। वक्त हमारे पास बहुत कम हो गया है। इन्होंने कहा कि इनका 45 दिन का बेटा है। उन्होंने एक डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके बच्चे के दिल में सुराख है, और वो कुछ दूसरे डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं सुराख नहीं, अभी आप मत दिखाएं डॉक्टर को, वक्त आएगा देखा जाएगा, सेहत के हिसाब से बच्चा ठीक है। देखिए, इस्तिखारे का जवाब कोई कतई तो नहीं होता, और डॉक्टर ने भी कोई टेस्ट तो नहीं किया, और जवाब तो ये आ रहा है कि दिल में सुराख नहीं है। ठीक है, अल्लाह करेगा जो बात दूसरे डॉक्टरों ने कही है मेरी बात से मुताबिकत कर जाए, अल्लाह शिफा। अच्छा, आपको क्या करना है? इस महीने का वजीफा पढ़ना है। वजीफा क्या है? हर नमाज के बाद आपको इसकी भी दिखा दिया जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, ये 100 मरतबा पढ़ना है। हर रोज़ 5 तस्बीह पढ़े दुरूद शरीफ की, और 3 रोज़े रखने हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको बच्चा और अच्छा हो जाएगा। बशीर साहब, सिर्फ कुछ दवाइयाँ जो कलमात हैं उनके साथ मैं चाहूँगा कि हमें आप रुखसत करें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, तंग दस्त बेरोज़गार की बेरोज़गारी दूर कर दे, और हम सारे मुसलमानों के हालात की इस्लाह फरमा दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।